नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट में थ्योरी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, साथ में स्पेशल एमसीक्यू सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, जो कि आपके एनक्लेक्स, एम्स नॉट सेट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, जीएमसीएच, सीएचओ स्टाफ नर्स सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की शानदार क्लास की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बताए जा रहे हैं वो परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आज का एक शानदार प्रश्न का हल निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आपको नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका निभानी है और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार आपको आपके नोटबुक में उसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद उस चीज का मिलान आपको करना है। चलिए, तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट टॉकिंग डाइसल्फाम। एक मरीज है जिसको डाइसल्फाम चल रहा है, नर्स उसको डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है कि द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अवॉइड ईटिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो डाइसल्फाम के साथ में उसको नहीं लेनी है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हैं, इन चारों में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है, वो वाला ऑप्शन डाइसल्फाम के साथ नहीं लेना है। तो चलिए बच्चों, अगर ये वर्ड नया आया है आपके लिए तो मैं बता दूं आपको, डाइसल्फाम क्या होता है। एक ड्रग होता है। क्या होता है? ड्रग। जब हम इसे एल्कोहल वाले मरीज को देते हैं, एल्कोहल पी रखे वाले मरीज को देते हैं, या लंबे समय से एल्कोहल वो ले रहा है उस वाले मरीज को देते हैं, तब ये ड्रग उसकी बॉडी में जाके क्या करता है, एक फिजिकल रिएक्शन करता है जो कि बहुत ही हड़बड़ाहट और घबराहट वाली होती है। तो दोस्तों, कोई भी मरीज है जो आपके अस्पताल में भर्ती था और उसको डाइसल्फाम की थेरापी चल रही है, तो उससे कहेंगे कि आप जब ये ड्रग ले रहे हैं तब तक आपको एल्कोहल नहीं लेनी है, क्योंकि एल्कोहल के साथ में आपकी बॉडी में फिजिकल रिएक्शन होगी जो कि उसको घबराहट पैदा करेगी, बीपी लो हो जाएगा उसका और उसको टेंशन में आ जाएगा। तो इस चीज को बचने के लिए हम उसे कहेंगे कि आप एक ऐसी चीज मत लीजिए जो कि क्या है, एल्कोहल, जो इस ड्रग के साथ में रिएक्शन करती है आपके बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, इसका उपयोग मेनली डॉक्टर कैसे करते हैं, जो क्रोनिक एल्कोहल वाले मरीज होते हैं, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, लंबे समय से दारू पी रहे होते हैं, उन मरीज के लिए डॉक्टर्स इनको जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। जब भी वो दारू पिएंगे तो उनके साथ वो बॉडी में रिएक्ट करेगा, तो धीरे धीरे मरीज को आदत हो जाती है कि उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पर थेरापी दी जाती है कि आप एक दवा लीजिए, और जैसे ही आप दारू पिएंगे तो आपके शरीर में एक रिएक्शन होगी जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। और कभी कभी फैमिली वाले इसे बिना बताए भी शराबी को दे देते हैं, इसलिए इसे बिना बताए शराब छुड़ाएं भी बोलते हैं। आपने ये सुना होगा, बिना बताए शराब छुड़ाएं, बोर्डों पर लिखा हुआ देखा होगा, ट्रेन में, बसों में, दीवारों पर लिखा हुआ रहता है। वहां पर भी कौन सी दवा दी जाती है, डाइसल्फाम उस मरीज को दी जाती है। जब भी वो दारू पिएगा उसके साथ में क्रोनिक रिएक्शन होगी और उसे घबराहट होगी और उसको लगेगा कि कुछ दिक्कत है दारू पीने से, तो वो धीरे धीरे क्या कर देता है, अपनी शराब को छोड़ देता है। चलिए, तो हम अस्पताल से जैसे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसको डाइसल्फाम थेरापी, एंटीबॉडी ड्रग चल रहा है, तो हम उससे एल्कोहल कंटेनिंग फूड नहीं खाने के लिए बोलेंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है बच्चों? हम नीचे से देखते हैं, मिल्क, कॉटेज चीज एंड आइसक्रीम। इसमें एल्कोहल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। पिकल, सलाद विथ बेनीग्रेट ड्रेसिंग, बीफ, इसमें भी एल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। फिग, चॉकलेट एंड एग प्लांट, इसमें भी एल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों, ये ऑप्शन आपको मिल गया है, आंसर जाएगा आपका ए। पीनट्स, डेट और रेजिन। डेट्स आपके खजूर होते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, खजूर। रेजिन क्या होते हैं? आपके ग्रेप्स, सूखे ग्रेप्स, ड्राई ग्रेप्स हम इन्हें बोलते हैं, सूखे ग्रेप्स, जिनसे क्या होती है, शराब बनती है, एल्कोहल बनती है। तो ये वाले फूड हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इनके अंदर एल्कोहल कंटेंट होता है
और जब डाइसल्फाम आपको चल रहा है तो फिजिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होगा और आपको घबराहट होगी, दिक्कत होगी। तो बच्चों जब भी नर्स इसको इंस्ट्रक्ट कर रही है तो उससे बोलेगी कि आप ये वाला फूड डाइसल्फाम ड्रग के साथ में ना ले। चलिए, तो एक शानदार प्रश्न था, आपकी परीक्षा में ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। डाइसल्फाम थेरेपी के बारे में भी, डाइसल्फाम थेरेपी किस लिए उपयोग में लेते हैं? जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले मरीज होते हैं उनके लिए उपयोग में ली जाती है, क्योंकि ये ड्रग एल्कोहल के साथ में रिएक्शन पैदा करता है। अगला और शानदार प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब आपकी कॉपी में लिख लीजिए और इसका आंसर का मिलान कीजिए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग साइनोकोबालामाइन। बच्चों एक विटामिन का नाम आया है जिसका नाम है विटामिन B12, ठीक है। इंजेक्शन फॉर पास्ट 6 वीक्स, मरीज को पिछले 6 वीक से ये इंजेक्शन चल रहा है। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग, यहाँ पर लैब की जांच इंडिकेट दैट मेडिकेशन हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट, पिछले 6 वीक से ये दवाई चल रही है। ऐसी कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग है जो ये बताती है कि जो ड्रग चालू है उसका डिजायर्ड इफेक्ट आपकी बॉडी में आया है, डिजायर्ड इफेक्ट आपकी बॉडी में आया है? ऐसी कौन सी लेबोरेटरी रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पर ये चीज दर्शा रही है? अब आप चारों में से निकाल लीजिए। तो बच्चों जो विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है ये किस लिए उपयोग में लेते हैं? परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया वाले मरीज, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या डिक्रीज इन द बॉडी, आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम हो गई है, इस कंडीशन को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। इसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी, परनीशियस या B12 की कमी यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसी कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग है, अब हम इसका पता लगाते हैं। तो बच्चों हम आपको देखते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट, मोनोसाइट काउंट, बेसियोफिल काउंट साइट, न्यूट्रोफिल काउंट। तो इन चारों में से कौन सी चीज है जो ये दर्शा रही है कि मरीज को आराम मिल गया है, उस इंजेक्शन का देने का कुछ फायदा यहाँ पर हुआ है? तो बच्चों चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। तो न्यूट्रोफिल क्या होती है? इट इज टाइप ऑफ WBC। बेसियोफिल क्या होती है? इट इज टाइप ऑफ WBC। मोनोसाइट इट इज टाइप ऑफ WBC। यहाँ पर हम बात करें रेटिकुलोसाइट, ये क्या होती है? RBC। तो बच्चों आपने नाम सुना होगा ब्लड का। ब्लड सेल्स मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? आपकी 3 प्रकार की यहाँ पर होती हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट, ठीक है। तो RBC का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो में RBC फॉर्मेशन की जो रेट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो इसकी प्रोडक्शन रेट होती है, RBC की प्रोडक्शन रेट का पता हम किस टेस्ट के द्वारा लगा सकते हैं? रेटिकुलोसाइट काउंट्स के द्वारा हम RBC की प्रोडक्शन रेट का पता लगाया जा सकता है और इसी के द्वारा ही पता चलता है कि आपके बॉडी में एनीमिया है या नहीं है। मतलब RBC की कमी का होना, RBC में क्या कंटेंट होते हैं? एक तो हीम होता है प्लस ग्लोबिन होता है, प्रोटीन, हीम प्लस ग्लोबिन। तो इसकी कमी आपके शरीर में होगी तो किसको इंडिकेट करेगा? ये एनीमिया को। और इसी की प्रोडक्शन रेट हम किससे पता लगा सकते हैं? रेटिकुलोसाइट काउंट से। तो राइट आंसर जाएगा आपका डी बच्चों। रेटिकुलोसाइट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम विटामिन B12 के डिजायर्ड इफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। इसका लेवल ये बताएगा कि आपके शरीर में RBCs का निर्माण पुनः से सही से होने लग गया है, आपके शरीर में अब रक्त की कमी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलिए, तो बाकी की ये तीनों WBC किसको इंडिकेट करती है? अगर इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन, आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। अगर WBC की रेंज आपके बॉडी में इंक्रीज है तो ये किसको इंडिकेट करेगी? इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो जो आपका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों? डी, जो को यह प्रदर्शित करती है RBC से डिसाइड होता है कि आपके शरीर में एनीमिया हुआ है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यहाँ पर है तो परनीशियस एनीमिया को इंडिकेट करता है। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पढ़िए और जवाब निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न क्या पूछ रहा है। नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। नर्स अभी अभी आई
और उसको रिसीव्ड हुई है शिफ्ट रिपोर्ट चेंज, विच क्लाइंट द नर्स असेस फर्स्ट। इन 4 क्लाइंट का केस उन्हें मिला है नर्स के लिए, तो इनमें से वो सबसे पहले कौन से केस को असेस करेगी सबसे पहले, ये इसमें पूछा गया है। 4 केस हैं, चारों केसों को हम जानते हैं एक एक करके। अ क्लाइंट टू हावर पोस्ट लोबेक्टोमी, एक मरीज है जिसको अभी अभी 2 घंटे पहले क्या हुई है, सर्जरी हुई है। सर्जरी, लोबेक्टोमी मतलब क्या होता है, लंग्स के लॉब्स, लंग्स लॉब्स को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है या रिमूवल कर दिया गया है विथ 150 सीसी ड्रेनेज, और इसके साथ में 150 सीसी ड्रेनेज भी यहाँ पर निकाला है। प्रश्न परीक्षा में आता है एक लंग्स में कितने लोब होते हैं, तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। इनको किस कंडीशन में निकालते हैं, जब या तो कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ हो या कैंसर हुआ। क्रोनिक इन्फ्लामेशन या कैंसर की स्थिति में इनकी सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। तो एक तो ये पूछ रहा है, ए क्लाइंट 2 डेज पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, 2 दिन हो गए हैं, और पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोमक के पार्ट को सर्जरी करके निकाल दिया गया है। ये भी कौन सी कंडीशन में निकालते हैं, या तो कैंसर हुआ है या उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है विद स्कैन ड्रेनेज। स्कैन ड्रेनेज मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब कम मात्रा में ड्रेनेज निकला है। अ क्लाइंट विद निमोनिया, एक मरीज है जिसको निमोनिया है विद ओरल टेम्परेचर, उसका ओरल टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप, एक मरीज है जिसकी हिप फ्रैक्चर्ड है और उसको बक्स ट्रैक्शन लगा हुआ है। 4 केस इस नर्स को मिले, तो इस नर्स ने कौन से केस को सबसे पहले देखा। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का जो हल निकलता है वो निकलता है मोस्ट सीवियर कंडीशन कौन सी है और लेस सीवियर। वहां पर हम बात करें तो बताइए, अब मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर मोस्ट सीवियर केस कौन सा है, 2 हावर पहले पोस्ट लोबेक्टोमी हुई है, जस्ट सर्जरी हुई है उसकी, और अभी 150 सीजी ड्रेनेज भी निकाला है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मरीज है, तो राइट आंसर जाएगा आपका ए। बाकी के ए 2 दिन इसको हो गए हैं, निमोनिया का है, ओरल टेम्परेचर ठीक है, फ्रैक्चर्ड हिप, इसको भी बक्स ट्रैक्शन लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ये तीनों कैसे हैं, स्टेबल आंसर हैं, स्टेबल है ये वाले मरीज, और ये अनस्टेबल कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ये वाले मरीज को देखेगी ये वाली नर्स, बाकी की इसको देखने के पश्चात इन तीनों मरीजों को वो हैंडल करेगी। चलिए, तो एक शानदार प्रश्न था, परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके अब परीक्षा में पूछे जाते हैं जनरली। तो आप इस क्लास को बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पसंद आई हो तो दोस्तों को ठोक दीजिए, है ना, इधर उधर से घुमा दीजिए, जिससे क्या हो सभी को इस क्लास का फायदा मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, सेवरल क्लाइंट आर एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। एक बहुत सारे मरीज हैं, एडमिट है वो इमरजेंसी रूम में, फॉलोइंग 3 कार व्हीकल एक्सीडेंट, 3 कार थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक ही यूनिट में, एक यूनिट कौन सी है, इमरजेंसी यूनिट, जिसमें वो सभी लोग भर्ती हैं। विच क्लाइंट कैन बी असाइन टू शेयर रूम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द डिसास्टर। अब यहाँ पर हम बात करें, 4 केस आपको मिले हैं इस वाली इमरजेंसी यूनिट में। इन चारों केसों में से कौन सा वाला मरीज है जो हम इस इमरजेंसी यूनिट में इन मरीजों के साथ में रख सकते हैं। चलिए, एक केस क्या है, सीजोफ्रेनिक क्लाइंट है हैविंग विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक मरीज है सीजोफ्रेनिया का जिसको विजुअल और एडिटरी हेलुसिनेशन है बच्चों, एंड द क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूं, हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है आपका, सेंसरी परसेप्शन जब आप करते हैं तो ये आपको रियल लगता है बट रियल होता नहीं है, ये आपको रियल लगता है बट रियल होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो बच्चों विजुअल और एडिटरी दोनों हेलुसिनेशन उसको है क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इसको साथ में क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज भी इसको है। द क्लाइंट, नेक्स्ट केस क्या है,
व्यू इज 6 मंथ प्रेग्नेंट, एक महिला है 6 मंथ प्रेग्नेंट है विद एब्डोमिनल पेन, और उसको पेन हो रहा है एब्डोमिन में। क्लाइंट विथ फेशियल लेसरेशन, उसको ब्लंट ट्रॉमा है। फेशियल लेसरेशन मतलब ब्लंट ट्रॉमा, उसकी सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुई है, और साथ में ब्रोकन आर्म, उसकी आर्म में भी फ्रैक्चर है। ये वाला केस। नेक्स्ट केस, अ चाइल्ड व्यूज पीपल आर फिक्स्ड, उसकी पीपल फिक्स हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स की भी, एंड द क्लाइंट विद फ्रंटल हेड इंजरी, और इन जो क्लाइंट है उसकी फ्रंटल हेड इंजरी भी यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट केस, द क्लाइंट व्यू अराइव विद लार्ज पंक्चर वुंड, लार्ज पंक्चर वुंड टू द एब्डोमेन, एक मरीज है जिसके एब्डोमेन पर लार्ज पंक्चर वुंड है, साथ में क्लाइंट विद चेस्ट पेन, और उसका चेस्ट पेन भी कर रहा है। इन चारों केसों में से इस इमरजेंसी यूनिट में कौन सा केस हम रख सकते हैं? तो बच्चों वही वाला फॉर्मूला आप लगाइए। कौन सा वाला? एक तो लेस सीवियर और मोस्ट सीवियर, लेस सीवियर और मोस्ट सीवियर। तो बताइए यहाँ पर हम कौन सा वाला रखेंगे? इस वाली इमरजेंसी यूनिट में कौन कौन से केस? द सीजोफ्रेनिक क्लाइंट हैविंग, तो बच्चों ऐसे वाले मरीज को प्राइवेट रूम की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन होने का। द क्लाइंट व्यू 6 मंथ, तो बच्चों इसको हम होल्ड करते हैं, इस वाले मरीज को ही हम रखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी, जो राइट आंसर जाएगा आपका बी। हम इस वाले मरीज को इस इमरजेंसी यूनिट में रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शन ये क्वेश्चन कैसा है या ये केस कैसा है? स्टेबल है। क्लाइंट विद इसकी प्यूपिल फिक्स्ड हो गई है, डायलेट हो गई है, साथ में उसकी फ्रंटल हेड इंजरी भी हुई है, सीवियर केस है, इसको भी आप प्राइवेट वार्ड में ही शिफ्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद द क्लाइंट व्यू अराइव विद लार्ज पंक्चर वुंड, इसके लार्ज पंक्चर वुंड और चेस्ट पेन साथ में हो रहा है, तो ये भी सीवियर केस है, इसको भी प्राइवेट में रखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मरीज भर्ती हैं इमरजेंसी वार्ड में, उसको भी इन्फेक्शन होने का खतरा वहां पर बढ़ जाएगा। तो जो राइट आंसर जाएगा मोस्ट स्टेबल क्लाइंट को, अभी 6 मंथ की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आप इस इमरजेंसी यूनिट में इन मरीजों को साथ में रख सकते हैं, बाकी तीनों को नहीं रख सकते। चलिए बच्चों, अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कराऊंगा। जुड़े रहने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। द नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? द होम हेल्थ नर्स, एक होम हेल्थ नर्स इज प्लानिंग फॉर डे विजिट, वो प्लान कर रही है कि मुझे आज डे विजिट पर जाना है। विच क्लाइंट शुड बी फर्स्ट, 4 केस आपको दे रखे हैं और नर्स प्लान कर रही है कि इन चारों में से कौन से केस पे मैं जाऊंगा। एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए बच्चों, वही स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल क्लाइंट को लेस प्रीफर करते हैं और जो मोस्ट सीवियर केस होते हैं, अनस्टेबल क्लाइंट होते हैं, उन्हें सबसे पहले हम प्रीफर करते हैं, नर्स उन्हें ही सबसे पहले देखती है। तो ये स्टार लाइनिंग फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? द 78-year-old viewed गैस्ट्रेक्टोमी 3 वीक एगो, एक मरीज है जिसको सर्जरी हुई थी स्टोमक की, ठीक है, और 3 वीक हो गए उसको, विथ पीईजी ट्यूब। बच्चों उसको पीईजी ट्यूब लगी हुई है। पीईजी ट्यूब क्या होती है? जब आप ओरल इंटेक नहीं कर पाते हैं, जब आप ओरल इंटेक नहीं कर पाते हैं, मतलब मुंह से खाना नहीं खा सकते, या फीडिंग ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, वो हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं ओरल रूट से, तब हम पीईजी ट्यूब लगाते हैं। एक ऐसी ट्यूब होती है, ये भी फीडिंग कराने के लिए डायरेक्टली इंसर्ट की जाती है। किसमें? स्टोमक में। डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द स्टोमक, into the stomach through skin of stomach ball, स्किन के थ्रू हम क्या करते हैं? इस ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं। किस लिए? जिससे हम मेडिकेशन दे सकें मरीज को और उसको फीडिंग भी करा सकें, जरूरत की जो खाना है उसको हम दे सकें। 5 मंथ ओल्ड डिस्चार्ज, एक 5 मंथ का बच्चा है, उसको डिस्चार्ज किए हुए 1 वीक हो गया है और वो केस था निमोनिया का। बीइंग ट्रीटेड विद अमोक्सिसिलिन लिक्विड सस्पेंशन, और उसको अमोक्सिसिलिन लिक्विड सस्पेंशन चल रहा है। द 50-year-old मर्सा, बच्चों बीइंग ट्रीटेड विद वेनकोमाइसिन बाया PIC लाइन, एक मरीज है 50 साल का विद मर्सा। मर्सा क्या होता है? एक स्टफ कंडीशन होती है। कैसी होती है?
स्टफ कंडीशन होती है बच्चों। ये क्या होता है, मेथिलीन, फुल फॉर्म है इसकी मेथिलीन रेसिस्टेंट स्टोफाइलोकोकस ऑरियस। ये क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है या स्टफ है जो सेवरल एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है, सेवरल एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है। और ये क्या है, स्किन टू स्किन मरीज में फैल सकता है। तो बच्चों क्या हो गई ये कंडीशन, और इसको क्या चल रहा है, वेनकोमाइसिन ट्रीटमेंट चल रहा है। द नर्स 30-year-old विद एक्सर्वेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीइंग ट्रीटेड विद कोर्टिसोन बाय अ सेंट्रली प्लेस्ड पेनस कैथेटर। बच्चों एक्सर्वेशन मतलब क्या होता है, सीवियर कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन क्या होती है, इसमें आपके इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। कब, जब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम खुद उल्टा काम करने लग जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून आपका खुद का इम्यून सिस्टम माइलिन शीट, ब्रेन की माइलिन शीट, हम बात करें ब्रेन की माइलिन शीट क्या होती है, कवरिंग लेयर होती है स्पाइनल कॉर्ड की और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ब्रेन की, एंड जो प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है माइलिन शीट, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करती है, को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया। इस दौरान उसको कोर्टिसोन दवाई चल रही है, वो भी सेंट्रली प्लेस्ड वेनस कैथेटर। तो ये सीवियर कंडीशन है। तो 4 केस आपको मिल गए। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये क्या है, लेस सीवियर केस है, ये राइट आंसर नहीं जाएगा। बी 5 month ओल्ड डिस्चार्ज केसेस है। सी ये आंसर भी गलत है, राइट आंसर जाएगा आपका डी। अब आंसर सी क्यों नहीं आया बच्चों, ये भी मोस्ट सीवियर केस होते हैं, पर इसके लिए नर्स को स्पेशल प्लान लेना पड़ता है। इसको नर्स को ऐसे वाले मरीज को देखने के लिए एक स्पेशल प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि उससे थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन रहे, इसलिए उसको स्पेशल ये प्लान करना पड़ेगा जब वो मरसा वाले मरीज को देखने के लिए जाएगी। बच्चों परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट स्टार लाइन क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मरसा। तो बेनकोमाइसिन दवाई है या बेनकोमाइसिन दवाई है जो ड्रग ऑफ चॉइस है मरसा की। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है, इसको लिख लेना। चलिए तो राइट आंसर कौन सा गया आपका डी। यहाँ पर नर्स सबसे पहले मोस्ट सीवियर केस जो माइलिन शीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उस वाले मरीज को देखेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्थिति है जो गंभीर हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ में मरीज को जब सीवियर कंडीशन में रहता है तो उसे क्या देखने को मिलता है, हेडेक उसको होता है। ये मोस्ट सीवियर कंडीशन उसकी देखने को मिलती है, वहां पर इन्फेक्शन उसको हो जाएगा, ठीक है, और इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या देखने को मिलता है, इम्बैलेंस। साथ में ब्लड विजन और उसकी परसेप्शन की क्षमता है वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो सोच समझ भी नहीं पाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें बच्चों इमेज में अगर प्रश्न आ जाए तो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं पीईजी ट्यूब, क्या बोलते हैं हम बच्चों इसे, पीईजी ट्यूब। इसका उपयोग अभी मैंने आपको बता दिया, कब करते हैं, जब मरीज ओरल इंटेक नहीं कर पाए, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या ओरली हम ट्यूब को इंसर्ट ना कर पाए तो डायरेक्ट किस में करते हैं, स्टोमक की बाल में हम इसको इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या हो, मरीज को खाना ओरली नहीं दे पाते हैं। जब डायरेक्ट स्टोमक में देते हैं हम खाना, तो इस कंडीशन में खाना दें और साथ में क्या दें, दवाइयाँ उसको देना है। तो इस स्थिति को पीईजी ट्यूब के द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। तो पीईजी ट्यूब को डायरेक्ट हमने स्टोमक वाल में इंसर्ट कर दिया है, स्टोमक में जो भी हमें खाना पीना पहुंचाना है इस ट्यूब के थ्रू देंगे। परीक्षा में इस प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। ये प्रश्न है, ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट स्टोमक के ऊपर स्किन के थ्रू पीईजी ट्यूब को इंसर्ट कराया गया है। बच्चों ये पीआईसीसी लाइन है, पेरिफेरली इंसर्टेड
सेंट्रल कैथेटर है, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो देख लेना इमेज में। पीआईसीसी लाइन कैसी होती है, जो यहाँ पर पीआईसीसी लाइन डायरेक्टली वेन में यहाँ पर लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आज का और बेहतरीन शानदार प्रश्न। नर्स इज फाउंड टू बी गिल्टी, नर्स को बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है बुरा? चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। बच्चों नर्स है बिल्कुल आलसी, महान आलसी, और इसने काम क्या कर दिया है, इसने ब्लड ग्लूकोज लेने के लिए तो बोला था, लेकिन इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल ना पेशेंट का चेक करके क्या कर दिया, डायरेक्ट उसकी चार्ट में एंट्री कर दी, अपने मन से चार्ट में एंट्री कर दी। आफ्टर टॉकिंग टू द नर्स चार्ज नर्स शुड, अब चार्ज नर्स को इस बात का पता चल गया है, तो अब ये चार्ज नर्स इसकी क्या करेगी, इस वाले नर्स का क्या करेगी, इसको पता चल गया कि इसने फर्जी एंट्री की है और इसको गिल्टी भी फील हो रहा है, किसको, इस वाली नर्स को। अब चार्ज नर्स क्या करेगी ऐसी स्थिति में, ये यहाँ पर पूछा गया है। वो नर्स है, ये चार्ज नर्स क्या करेगी, कॉल द बोर्ड नर्सिंग, ये बोर्ड नर्सिंग को कॉल करेगी। फाइल अ फॉर्मल रेप्रीमेंट, उससे ये बोलेगी चलो ठीक है गलती हो गई है, अगली बार इसको सुधार करना। टर्मिनेट द नर्स, नर्स को टर्मिनेट कर देगी। चार्ज द नर्स विद टॉट, यहाँ पर लॉ का यूज करेगी वो, इनएक्ट फुल लॉ उसने अपनाया है, इसका यूज करेगी टॉट का। तो बच्चों जो राइट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा बी, क्या जाएगा, बी। ऐसी स्थिति में जो चार्ज नर्स है उसे एक बार समझा देगी कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, अगली बार अगर आपने ऐसी गलती की तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, आपको क्या कर दूंगी, टर्मिनेट कर दूंगी, और हॉस्पिटल के सीनियर इंचार्ज को भी मैं बता दूंगी, आप ये गलती आइंदा कभी मत दोहराना। बोर्ड नर्सिंग को बताने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार में हम नर्स को टर्मिनेट नहीं करते हैं, गलती हो गई है उसको सुधार कर लीजिए, और यहाँ पर टॉल्ट का भी उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि भैया एक बार गलती हो गई लेकिन अगली बार से आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, विच इंफॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड टू द स्टेट बोर्ड नर्सिंग। इन 4 केस में से आप नर्स हो, 4 केसों में से बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। तो बच्चों द फैसिलिटी फेल्स टू प्रोवाइड लिटरेचर इन बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश, एक फैसिलिटी है जो अस्पताल में काम कर रही है, उसको ना तो स्पेनिश बोलना आ रहा है ना इंग्लिश बोलना आ रहा है, इस बात को स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताने की आवश्यकता है। द नार्कोटिक काउंट हैज बीन इनकरेक्ट ऑन यूनिट 4 फास्ट 3 days, 3 दिन से देख रही है कि नार्कोटिक काउंट गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। द क्लाइंट फेल्स टू रिसीव एन आइटमाइज्ड अकाउंट ऑफ हिज बिल्स एंड सर्विस रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल स्टे, एक मरीज है अस्पताल में भर्ती है और वो फेल है इसमें अपने बिल रिसीव करने में। द नर्सिंग असिस्टेंट असाइंड टू क्लाइंट विद हेपेटाइटिस फेल्स टू फीड द क्लाइंट एंड गिव द बाथ, एक नर्सिंग असिस्टेंट है जो हेपेटाइटिस वाले मरीज को खाना खिलाना और नहलाना भूल गई है, तो ऐसी वाली बात को स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बतानी है इन 4 केसेस में से। तो बच्चों राइट आंसर जाएगा आपका बी, जो ए है ऑप्शन और सी ऑप्शन है, इसे हॉस्पिटल बोर्ड मैनेज करता है। इसे कौन मैनेज करेगा, हॉस्पिटल बोर्ड मैनेज करेगा, ये नर्सिंग बोर्ड को बताने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट बोर्ड को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल संबंधित हॉस्पिटल देख लेगा, और जो भी उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ को, इसको भी हॉस्पिटल मेंटेन करके देख लेगा। अगर डी है तो इसमें इसको कैसे बताएंगे हम, चार्ज नर्स को बताएंगे, ये वाली स्थिति को चार्ज नर्स को, जो भी नर्सिंग सुपरवाइजर है उसको हम बताएंगे और उससे बोलेंगे भैया आपने खाना नहीं दिया, ये बहुत गलत बात की है आपने, अगली बार से अगर ये गलती दोहराएंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। और पहला ऑप्शन आपको चार्ज नर्स, जो राइट आंसर जाएगा नर्सिंग, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताने की आवश्यकता क्या है कि नार्कोटिक काउंट इनकरेक्ट आ रहा है, मोस्ट सीवियर कंडीशन है, ये स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताने लायक केस है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, which nurses should be assigned to care for postpartum client with pre-eclampsia, एक नर्स है should be assigned to care for postpartum client with pre-eclampsia, pre-eclampsia वाले मरीज के लिए कौन सी नर्स है
जो असाइन की जाए कि इस केस को वो देख लेगी। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन क्या होती है बच्चों? प्रेगनेंसी के दौरान 20 वीक लेटर, जब 20 वीक हो गए हैं उसके बाद कभी भी महिला का बीपी कंटिन्यूअस 140/90 mmHg से ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम प्री एक्लेम्सिया। कब? जब वो 20 वीक से ऊपर की महिला हो गई है तब। अब इसके साथ में इसकी पहचान करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? तो प्री एक्लेम्सिया के साथ में मरीज में देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया। जब भी यूरिन पास करेगी उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। साथ में मरीज को होगा हेडेक के साथ में उसको फटेग, ठीक है। उसके साथ में उसकी स्किन में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्पेशली किस में देखने को मिलती है? फेस पर देखने को मिलती है स्वेलिंग। तो ये किसके साइन होते हैं? प्री एक्लेम्सिया के साइन होते हैं। तो बच्चों 20 वीक के बाद कंटिन्यूअस 140/90 mmHg के साथ में ये साइन देखने को मिल रहा है। साथ में ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिल रहा है, तो एक किसको स्थिति को दर्शाएंगी? प्री एक्लेम्सिया को दर्शाएंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 20 वीक हुई नहीं हो, उससे पहले भी महिला का बीपी बढ़ा हुआ है पर ऑर्गन डैमेज उसका देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो नॉर्मल स्थिति वाला बीपी बढ़ा हुआ है, उसको आप डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब करवाइए दवाइयां और उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। लेकिन प्री एक्लेम्सिया को आप कैसे पहचानेंगे? ये साइन एंड सिम्टम के साथ साथ उसको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलेगा। चलिए, अब इस केस को हैंडल करने के लिए कौन सी नर्स की आवश्यकता पड़ेगी? नर्स विद 2 वीक एक्सपीरियंस ऑन पोस्टमार्टम, 2 वीक के हुए हैं उसको पोस्टमार्टम यूनिट में काम करते हुए। नर्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस लेबर एंड डिलीवरी वार्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस नर्स को है। नर्स विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्जरी वार्ड में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है। नर्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस न्यूनेटल केयर यूनिट, तो बच्चों ये तो न्यूनेट्स के लिए होती है, ठीक है। NICU किसके लिए होता है? छोटे बच्चों के लिए होता है। इस सर्जरी डिपार्टमेंट का इस प्री एक्लेम्सिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जो राइट आंसर जाएगा बी। जिस नर्स ने लेबर रूम में और डिलीवरी रूम में काम किया है उसी को ही हम ये प्रेग्नेंट लेडी वाला केस यहाँ पर देंगे, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया हमेशा किसको होता है? प्रेग्नेंट लेडी को ही होता है, वो भी कब होता है? 20 वीक लेटर। चलिए, और 2 वीक का तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा वाला केस मोस्ट सीवियर होता है जो इस वाली नर्स को तो नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बी। ये जो 3 ईयर एक्सपीरियंस नर्स है जिसने लेबर और डिलीवरी वार्ड में काम किया है उसे हम प्री एक्लेम्सिया का केस यहाँ पर देंगे। चलिए, अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? द क्लाइंट रिटर्न टू यूनिट फ्रॉम सर्जरी विद ब्लड प्रेशर। अभी अभी क्लाइंट की सर्जरी हुई है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है 90/50 mmHg, पल्स है उसकी 132, रेस्पिरेशन है उसका 30। विच एक्शन बाय द नर्स शुड प्रायोरिटी? इन चारों में से कौन सा एक्शन है जो उसको सबसे पहले नर्स को देखना है? कंटिन्यू मॉनिटर वाइटल साइन, कंटिन्यूअस वाइटल साइन को मॉनिटर कीजिए। फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए। आस्क द क्लाइंट हाउ ही फील, उससे पूछिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आस्क द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑफ केयर, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स से पूछिए कि इसकी पोस्ट ऑफ केयर कैसे करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका केस में जो आपका वाइटल साइन कंडीशन है वो कैसी है? एबनॉर्मल दे रखी है। कैसी दे रखी है? वाइटल साइन नॉर्मल से एबनॉर्मल है। पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है आपकी? 72 से 80 नॉर्मल मानी जाती है। आपका बीपी 120/80 mmHg नॉर्मल माना जाता है, और रेस्पिरेटरी आपका 12 to 16 या 16 to 18 तक हम नॉर्मल काउंट कर सकते हैं। बाकी की स्थिति ये सारी एबनॉर्मल दे रखी है। तो इस स्थिति में ये केस कैसा है? हमें कॉन्टेक्ट द फिजिशियन, तुरंत ही फिजिशियन को बताना है, क्योंकि यहाँ पर वाइटल साइन आपके एबनॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट केस को हम देखेंगे। चलिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? विच असाइनमेंट should not be performed by licensed practical nurse, LPN, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इंसर्टिंग फोलिक कैथेटर,
डिसकंटिन्यू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑब्टेन अ स्पूटम स्पेसिमेन, इनिशिएटिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बच्चों राइट आंसर क्या जाएगा आपका? राइट आंसर जाएगा आपका डी। बच्चों किसी भी मरीज का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसको सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स ही लगा सकती है। एलपीएन लाइसेंस जो प्रैक्टिकल नर्स होती है वो रजिस्टर्ड नर्स की असिस्ट कर सकती है, उसकी मदद कर सकती है, साथ में उसके ड्रग नंबर को पढ़ सकती है, ब्लड नंबर बीटी नंबर है उसको पढ़ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव वो देख सकती है। बाकी की लगाने का काम किसका होता है? रजिस्टर्ड नर्स ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकती है। एलपीएन का काम होता है फॉलिक कैथेटर इंसर्ट कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को, और किसी भी प्रकार के सैंपल ले सकती है। ये काम एलपीएन का है, बट वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस है, वो एक रजिस्टर्ड नर्स ही कर सकती है। तो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है। तो बच्चों आज की एक शानदार क्लास आपके लिए यहीं समाप्त होती है, और आपको ऐसे ही अच्छे प्रश्न आपको चाहिए परीक्षा में सिलेक्शन के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए आपको देखना है तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी महत्वपूर्ण क्लास की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आज की एक शानदार क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।